दोस्तों आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। 5 दिसंबर से पहले आपका 4 दिसंबर को क्या होता है और 3 दिसंबर को क्या होता है, उसके बाद 2 दिसंबर को क्या होता है और आपका 1 दिसंबर को क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आपका देखो सुनो, यहाँ पर ध्यान सुनना दोस्तों। 4 दिसंबर को जो होता है वो मनाया जाता है आपका नौसेना दिवस। नौसेना दिवस ये है आपका, नौसेना दिवस आपका है जो ना भैया, वो है 4 दिसंबर। और 3 दिसंबर को जो मनाया जाता है वो है आपका 3 दिसंबर का यार ये, हाँ देखो यहाँ पर आपका 3 दिसंबर को दिव्यांग जन दिवस। ठीक है, दिव्यांग जन दिवस ये आपका है 3 दिसंबर को। और जो 2 दिसंबर है वो बहुत ही फेमस है दोस्तों, आपका है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। यानी विश्व कंप्यूटर जो होता है आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, यानी विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये हो गया। और 1 दिसंबर को जो है आपका, 1 दिसंबर को है आपका, यहाँ पर हमने बताया था 1 दिसंबर को आपको क्या मनाया जाता है, विश्व, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 दिसंबर का, विश्व एड्स दिवस। ठीक है, यानी ये आपके 4 क्वेश्चन को कवर करना है। ठीक है, कौन कौन से, 1 दिसंबर को विश्व हेल्थ दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को दिव्यांगजन दिवस और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। और एक आपने अभी हमने बताया 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को बोलते हैं आपका मृदा दिवस। ठीक है, यानी मृदा दिवस। ये फटाफट आप लोग को याद कर लेना है और कमेंट बताना है कि हाँ सर इस दिन को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 3 दिसंबर को दिव्यांगजन दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 5 दिसंबर को मृदा दिवस। ठीक है, हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पीड डिजिटल क्लास में। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट को प्ले लिस्ट में कवर कर दिया है, आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों हम बता दें कि इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के मोस्ट जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग का भी सिलेक्शन हो, तो ईमानदारी से दोस्तों बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाइए और अपने इस एक भर्ती और अपनी एक सीट को पक्की करिए। ठीक है दोस्तों, तो हम बता दें दोस्तों, ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चों का जो भी जितने दोस्त हमारे भाई बहन हैं उनका यही डाउट रहता है कि सर जीके जीएस में तो ये आपका क्या नाम है, जीके जीएस में आपका भूगोल, इतिहास, उसके बाद अर्थव्यवस्था सब मिला के रहता है और साथ ही करंट रहता है। तो 3-4 टॉपिक मिलाने के बाद तब जाके जीके जीएस बनाता है। तो यहाँ से आपके बहुत ही कम नंबर उठने के चांसेस रहते हैं। तो बस इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका तैयार होता जाएगा। ठीक है, और उतना ही नंबर आप लोग जीके जीएस में उठा पाओगे। तो इसलिए आइए आपका स्टार्ट कर लेते हैं इस श्रृंखला के लिए। और हाँ, एक बात और बता दें दोस्तों कि अगर आप लोग एक क्वेश्चन को पढ़ें, जैसे कि हमने किसी क्वेश्चन को उठा लिया और उस क्वेश्चन से उस टॉपिक पे कितना और क्वेश्चन बन सकता है उसको कवर कीजिए, ताकि अगर उस टॉपिक से दोबारा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको बहुत आसानी से कर सको। ठीक है, अगर आप लोग जैसे देखो अभी हमने पढ़ दिया कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट द्वारा भारत का स्थान कौन रहा। अब हमने बता दिया कि भैया इसमें भारत का स्थान 133वां रहा या 136वां, जो भी था बता दिया, आप लोगों ने टिक कर दिया। तो ये हो जाएगा, बस यहाँ से आप लोग करते चले जाओगे। तो ऐसा कुछ करने से काम नहीं चलेगा। अब बता दो, देखो भैया यहाँ पर हमने बताया विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 में भारत का कौन सा स्थान था। ठीक है, तो अब बताओ भारत का स्थान जो भी था 133वां। फिर इसमें करो कि भारत का जो है ये, सॉरी, भारत के बाद इसके अगले स्थान पे कौन था, या इसमें प्रथम स्थान पे कौन था, द्वितीय स्थान पे कौन था, ये सब यानी क्लियर करते चलो कि पहले स्थान पे अगर क्वेश्चन बने तब भी कर सकते हैं। ये कि नहीं कि अगर भारत का स्थान पता कर लिया तो भैया बस हो गया। ठीक है, इतने पे हमको नहीं रोकना है। अब भारत के बारे में पता कर लिया तो प्रथम कौन है उसको पता कर लो, और उसके बारे में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट इस कौन बनाता है इसके बारे में पता कर लो। सब पता करने के बाद तब जाके हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आइए आपका स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सामान्य ज्ञान का प्रथम क्वेश्चन है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो नंबर 1 है 31वां, 100 और 122वां, 133वां और 130वां। ठीक है, तो हम बता दें 2018 के समय जो भारत का स्थान था वो था 133वां। ठीक है, यानी 133वां स्थान जो भारत का उस टाइम पे था। लेकिन आपका जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम होने वाला 2023 में, सॉरी 2024 में। तो 2024 में जब है तो आपका 2024 के पहले आपका पूछ सकता है 2023 का। ठीक है, 2022 का, 2023 का। ठीक है, अगर चाहो तो एक आध साल का और कर देते हैं 2021 का। ठीक है, यानी इन 3 साल का पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे अब इसका पेपर हुआ था 2019 में, तो 2018 का पूछा था। आपका होने वाला है 24 में, पूछ सकता है 23 का, पूछ सकता है 22 का, पूछ सकता है 21 का। तो हम बता दें कि जो भारत था वो था आपका, देखो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का जो स्थान था 2023 में, वो 2023 में भारत का स्थान था 125वां स्थान। ठीक है, यानी 2023 में भारत का कौन सा स्थान था, 125वां। और 2022 में जो भारत का स्थान था वो आपका था 136वां। ठीक है, यानी
भारत का कौन सा स्थान था 2022 में? 136वां। और 2021 में जो था, 2021 में था भारत का 139वां स्थान। ठीक है मेरे भाई, यानी 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? 139वां। और 2022 में 136वां। और 2023 में कौन सा था? 125वां। और इसमें जो टॉप की सूची में देश थे वो आपका था टॉप में आपका फिनलैंड, जो लगातार छः बार से विश्व खुशहाल देश की सूची में नंबर 1 पर बना हुआ है। यानी यहाँ के जो लोग हैं वो सबसे खुशहाल रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग कभी ने जो हम लोग का भारत है अगर ज़्यादा विकसित हो जाता तो इसके टॉप की सूची में बढ़ता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये आपका घटता है। जैसे देखो 2023 में अभी यहाँ से इसका रेट में 2036 देखो क्या नाम था, 2022 में 136वां स्थान पर था। और 2023 में इसके खुशहाली के जो रेट था वो बढ़ गया, कितने स्थान पे आ गया? 125वां स्थान पे। इसी तरह निरंतर भारत का प्रयास करना चाहिए और भारत को विश्व के खुशहाल देश में आगे तर सूची में बढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जो टॉप में था वो फिनलैंड था, लगातार 6 बारों से 6 बार, ये लगातार 6 बार से हो रहा है। ठीक है, और नंबर 2 पे है डेनमार्क। ठीक है, ये नंबर 2 पे कौन सा है? डेनमार्क। और नंबर पे कौन है? फिनलैंड। और भारत का जो है वो भारत का कौन सा स्थान था 2023 में? 25वां। और 22 में 36वां। और 21 में 139वां स्थान। ठीक है, तो इसको कवर करते चलते हैं। फिर आपका आ गया जाता है, देखो यहाँ पर नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र कहलाता है। ठीक है, तो लोकसभा का जो अंतिम सत्र है उसे क्या कहते हैं, इसको आपको बताना है। अब सबसे पहले सुनो, बजट सत्र, विशेष सत्र, लेम डेस्क सत्र या मानसून सत्र। तो हम बता दें भैया कि नई लोकसभा के गठन के पूर्व लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है ना, उसको बोलते हैं आपका, वो बोलते हैं लेम डेस्क सत्र। यानी क्या बोलते हैं? लेम डेस्क सत्र। विकल्प सी इज द राइट आंसर। अब देखो बजट सत्र क्या होता है? बजट सत्र को बोलते हैं, इस जो सबसे लंबा सत्र होता है उसको बोलते हैं आपका बजट सत्र। और जो सबसे छोटा सत्र होता है उसको बोलते हैं शीतकालीन या मानसून सत्र। ठीक है, और इसके बाद एक चीज और, इस टाइम जो है आप लोग को एक चीज कमेंट करके बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष इस टाइम आपको कौन है। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताओ कि इस टाइम आपके लोकसभा अध्यक्ष कौन है। ठीक है, ये आपके लिए। ये तो बता दिया कि पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम जो सत्र कहलाता है क्या कहलाता है? लेम डेक। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूमि विकास बैंक में किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है कम अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए, केवल भूमि सुधार के लिए। ठीक है, तो हम बता दें कि देखो ध्यान सुनना कि जो भूमि विकास के बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है, ना कम अवधि के लिए कराता है, मध्यम अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए नहीं। ठीक है, यानी किसानों उसको लंबी अवधि तक दे सके, इसलिए जो होता है भूमि विकास को जो होता है ऋण वो लंबी अवधि के लिए उपलब्ध कराता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या के लगभग कितना प्रतिशत है? तो अभी हमने आपको बताया था कि 2011 की जनगणना में जो भारत की जनसंख्या थी वो अभी भारत दूसरे स्थान पे थी, लेकिन इस टाइम जो है भारत पहले स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना थी उसका एक थीम था, हमने आपको बताया था, उसकी थीम थी। ठीक है, हमारे आपको बताना है ठीक है, हमारी हमारा विकास। ठीक है, हमारा यहाँ पर लिख देना, हमारा विकास हमारी जनगणना। ठीक है, हमारा विकास हमारी जनगणना। ठीक है, अब इसके देखो 2021 में जनगणना, ये 2011 की थीम थी, और 2011 के बाद 2021 में जो था ये आपका होने वाला था फिर से इसकी जनगणना, लेकिन कोविड-19 के चलते जो है इसकी जो जनगणना की थीम को बढ़ा दिया गया, यानी इसकी जो 2021 के वर्ष था इसको बदल दिया गया, यानी 2021 में जनगणना होनी थी वो वाली जनगणना नहीं हुई। ठीक है, तो ये थी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। कुल जनसंख्या के है आपकी ये 16.11%, 16.11%, 16.20%, 16.30%, 16.50%। तो आपका हो जाएगा विकल्प सी, यानी 16.30%। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो पूरे देश की 16.30% जनसंख्या है। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखो एक चीज़ और बताना है कि भैया ये बताओ आप लोग उत्तर प्रदेश का मुख्य, जैसे आप उत्तर प्रदेश के बारे में मुख्य मुख्य जैसे जिला हो गए जहाँ पे पाया जाता है, जैसे फिरोजाबाद हो गया, मुरादाबाद हो गया, और या प्रतापगढ़ हो गया, रायबरेली हो गया। तो देखो रायबरेली है वो दिया सलाई के लिए है, जो प्रतापगढ़ है वो आंवला के लिए है, फिरोजाबाद है, मुरादाबाद है जैसे चूड़ियाँ हो गया, कांच के स्थान कांच के कुछ सामान जहाँ पे बनते हैं तो वो सब आपको, और एक इत्र कहाँ पे बनता है, आपको सब कुछ यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के जीके जी इसको कवर करके चलना है, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपका अगला देख लेते हैं
कोरबा क्षेत्र, तो कोरबा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो अभी हमने बताया नंबर 1 अभ्रक के लिए, संगमरमर के लिए, कोयला के लिए और टीन के लिए। तो जो कोरबा क्षेत्र होता है ना भैया, वो होता है आपका प्रसिद्ध कोयला के लिए, यानी कोयला इज द राइट आंसर। और आपको एक बार एक चीज़ बताना है कि फटाफट कि कोयला सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है। तो ये आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर कोयला सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो उससे आपका ही फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर कोई चीज़ लिखते हो, जैसा कि हमने बताया कि अगर आप लोग कोई चीज़ लिखते हो तो उससे आपको भी बेनिफिट मिलता है, आपको ही क्वेश्चन वो तैयार होता है। ठीक है, यानी आप उस क्वेश्चन के बारे में देखोगे, उसको जानोगे, फिर जब लिखोगे ना तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं होगी, ताकि आप दोबारा उस क्वेश्चन को देखो तो बिल्कुल आसानी से उसको कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहता है वो आप लोग को फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखो यहाँ पर आ गया भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो आप लोग को पता होगा कि जो भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है वो आपका है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में जो होता है आपका सबसे ज़्यादा जो होता है आलू उत्पादक राज्य है। और सुनो, आलू उत्पादक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो आलू उत्पादक जो अनुसंधान केंद्र है वो है आपका, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, आपका यहाँ पर है, क्या नाम है, गाजियाबाद में। ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र वो है आपका गाजियाबाद में। ठीक है, और आलू सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है भैया? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आपका इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस की वर्षगांठ पर प्रारंभ की गई? तो संसद आदर्श जो था, ठीक है, वो आपके जो भैया थे जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी जी ने ये किया था, विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया था। ठीक है, यानी देखो 11 अक्टूबर, ठीक है, यहाँ पर एक हम लिख दे रहे हैं आपका 11 अक्टूबर 2024 को, 11 अक्टूबर 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने जयप्रकाश, ठीक है, कौन से भैया? जय प्रकाश नारायण, ठीक है, यानी जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर दिल्ली, कहाँ पे किया था? नई दिल्ली में। और कौन से भवन में किया था भैया? विज्ञान भवन में। कौन से भवन में? विज्ञान भवन में। ठीक है दोस्तों, कौन से भवन में किया था? विज्ञान भवन में। 11 अक्टूबर 2024 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर मोदी जी ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आपका आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ या वर्षगांठ किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका अगला देख लेते हैं। फिलिप्स वर्क इनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, और मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, मुद्रास्फीति एवं अदृश्य बेरोजगारी, या मुद्रास्फीति एवं चक्रीय बेरोजगारी। तो हम बता दें दोस्तों, ठीक है, तो ये जो आपका विकल्प हो जाएगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। जो फिलिप्स वर्क होता है वो होता है आपका मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को जो होता है क्या करता है? संबंध को व्यक्त करता है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखो यहाँ पर आ जाता है, प्राक्कलन समिति का गठन निम्नलिखित में किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो हम बता दें कि प्राक्कलन समिति का सर्वप्रथम गठन 1950 में पहली बार वित्त मंत्री जॉन मथाई, ठीक है, जॉन मथाई जो थे उनके सिफारिश पर आपके प्राक्कलन समिति का जो होता गठन किया गया था। और कब किया गया था भैया? ये किया गया था 1950 में। ठीक है, पहली बार, ठीक है, गठन 1950 में हुआ था इसका। और उस टाइम जो थे वित्त मंत्री कौन थे भैया? आपके जॉन मथाई। तो जॉन मथाई समिति के आधार पर आपका प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और वर्तमान समय में जो है आपके ये प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है गिरीश बापट। ठीक है, कौन है भैया? वर्तमान समय में प्राक्कलन समिति के जो है, प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं प्राक्कलन समिति के ना भैया, वो कौन से हैं? प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में वो है आपके गिरीश बापट। कौन है भैया? गिरीश बापट। ठीक है, यानी गिरीश बापट जी जो है वो प्राक्कलन समिति के क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भोगवा नदी के किनारे कौन सा स्थल है? तो हम बता दें कि भोगवा नदी के किनारे जो स्थल है वो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और चंदूड़ो। तो हम बता दें कि जो आपका है ना भोगवा नदी के किनारे, वो भोगवा नदी के किनारे आपका है लोथल। ठीक है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है वो है भैया रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी? सिंधु नदी किनारे। और ये भी किसका नदी किनारे है? सिंधु। यानी मोहनजोदाड़ो और चंदूड़ो जो है वो है सिंधु नदी किनारे, और हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे, और जो लोथल है वो किसके किनारे है? वो भागवा नदी किनारे है। ठीक है, यानी भोगवा नदी किनारे है। अब देखो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र बनर्जी, जस्टिन रनाडे, वी राघवाचारी, दादा भाई नौरोजी। तो हम बता दें कि एसोसिएशन पार्टी की जो स्थापना की थी वो किए थे 1885 में, यानी 1885 नहीं, 1886 में। 1886 में यहाँ पर आपके ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व मृदा दिवस जो आपका मनाया जाता है वो है 7 दिसंबर, 5 दिसंबर, 12 दिसंबर और 8 दिसंबर। तो विश्व मृदा दिवस जो मनाया जाता है आपका वो मनाया जाता है 5 दिसंबर को, ठीक है। और 5 दिसंबर से पहले देखो दोस्तों, आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। 5 दिसंबर से पहले आपका 4 दिसंबर को क्या होता है, और 3 दिसंबर को क्या होता है, उसके बाद 2 दिसंबर को क्या होता है, और आपका 1 दिसंबर को क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आपका देखो सुनो, यहाँ पर ध्यान सुनना दोस्तों, 4 दिसंबर को जो होता है वो मनाया जाता है आपका नौसेना दिवस। नौसेना दिवस ये है आपका, नौसेना दिवस आपका है जो ना भैया, वो है 4 दिसंबर। और 3 दिसंबर को जो मनाया जाता है वो है आपका 3 दिसंबर का यार ये, हाँ देखो यहाँ पर आपका 3 दिसंबर को दिव्यांग जन दिवस, ठीक है। दिव्यांग जन दिवस ये आपका है 3 दिसंबर को। और जो 2 दिसंबर है वो बहुत ही फेमस है दोस्तों, आपका है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, यानी विश्व कंप्यूटर जो होता है आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है। यानी विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये हो गया। और 1 दिसंबर को जो है आपका, 1 दिसंबर को है आपका, यहाँ पर हमने बताया था 1 दिसंबर को आपको क्या मनाया जाता है, विश्व, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 दिसंबर का, विश्व एड्स दिवस, ठीक है। यानी ये आपके 4 क्वेश्चन को कवर करना है, ठीक है। कौन कौन से, 1 दिसंबर को विश्व हेल्थ दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को दिव्यांगजन दिवस, और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। और एक आपने अभी हमने बताया 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को बोलते हैं आपका मृदा दिवस, ठीक है। यानी मृदा दिवस ये फटाफट आप लोग को याद कर लेना है और कमेंट बताना है कि हाँ सर इस दिन को ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यानी एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 3 दिसंबर को दिव्यांगजन दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, और 5 दिसंबर को मृदा दिवस, ठीक है। अब यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आयकर से जो प्राप्त राशि होती है वो जाती है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, राज्य और केंद्र सरकार दोनों को, या निगम के अधिकारी को, ठीक है। तो हम बता दें इसमें जो आयकर होता है वो उसका देखभाल करते हैं, ये करते हैं केंद्र सरकार, ठीक है। आयकर जो है तो उसका जो प्राप्त राशि होती है वो जाती है आपके केंद्र सरकार को, ठीक है। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा केंद्र सरकार इज द राइट आंसर, नहीं विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी गैस को द्रव में बदलने की जो सबसे सरल विधि होती है, कम तापमान पर उच्च दाब, या उच्च तापमान पर कम दाब, कम तापमान पर कम दाब, या उच्च तापमान पर उच्च दाब। तो हम बता दें कि जो किसी सबसे सरल विधि होती है वो होती है कम तापमान पर उच्च दाब, ठीक है। तो आपका ए इज द राइट आंसर, यानी कम तापमान पर उच्च दाब हो जाएगा वो आपका सही आंसर। अब किसी नक्शे पर एक निश्चित समय या निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है आइसोहाइट, आइसोबोर, आइस्थम या आइसोथर्म, ठीक है। तो हम बता दें जो किसी नक्शे पर किसी रेखा को जोड़ती है उसको बोलते हैं आपका आइसोथर्म, ठीक है। यानी आइसोथर्म यानी समान दो ताप को जो रेखाएं होती हैं जिनको जोड़ती है उसको बोलते हैं आइसोताप, ठीक है। तो जो विकल्प डी हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, किसी वर्ष राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य, नंबर 1 है किसी देश के एक वर्ष में अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं की आर्थिक मूल्य, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में भंडारों और शेयरों की आर्थिक मूल्य, या किसी देश के उस वर्ष में अधिक अवधि में उत्पादित पूंजीगत पदार्थों का अधिक मूल्य, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित उपभोक्ताओं और पदार्थों का आर्थिक मूल्य, ठीक है। तो जो इसका विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किसी देश में ना, इसका सी विकल्प इस द हमें राइट आया है, तो सी इज द किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित पूंजीगत पदार्थों की आर्थिक मूल्य, यानी ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है, तो श्रीलंका, ग्रीनलैंड, न्यूगिनी और क्या है आपका सुमात्रा। तो जो विश्व का जो भी हम बता दें कि सबसे बड़ा जो है वो है द्वीप ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का जो है सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। ग्रीनलैंड के बाद आता है आपका न्यू गिनी, ठीक है। यानी ग्रीनलैंड के बाद आपका न्यू गिनी नंबर 2 पे है, यानी नंबर 1 पे कौन सा है ग्रीनलैंड, नंबर 2 पे कौन सा है न्यू गिनी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब उत्तेजना के समय निम्न से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो उत्तेजना जो होती है तो उस समय कार्टिसोन या सीरोटेनिन या एंड्रोलिन या एस्ट्रोजन। तो हम बता दें कि उत्तेजना जो होती है तो उस टाइम जो आपका सबसे ज़्यादा उत्तेजक हार्मोन होता है वो होता है एंड्रोलिन, ठीक है। तो एंड्रोलिन इज द राइट आंसर। आप देखो भैया आगे बता दें आपका सलार, ठीक है। सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। सलार जंग
क्या है आपका सलालगंज जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और मुंबई। तो ये जो आपका स्थित है वो है आपका हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने 1951 में इसकी स्थापना की थी, यानी इसकी स्थापना जो थी 1951 में, और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, किसने? नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी 1951 में, ठीक है दोस्तों। अब आपका अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार के है? ठीक है, गिटार, ठीक है, उसका सितार, ट्रम्पेट और वायलिन, ठीक है। तो इसमें जो है आपका, जिसको बोलते हैं आप हिंदी में अल ध्वजा, ठीक है, या अवगोजा, ठीक है, यानी अवगोजा जो बिना तार के यंत्र होता है, जिसका इंग्लिश नेम होता है ट्रम्पेट, यानी ट्रम्पेट को बोलते हैं। और अलघोजा यानी देखो इसका नाम होता है अल घोजा, या जिसको बोलते हैं ट्रम्पेट, जिसमें वाद्य यंत्र बिना तार के बना होता है, ठीक है। अब निम्न नदियों का दक्षिण से उत्तर क्रम किस प्रकार रखेंगे? सबसे पहले दोस्तों हम बता दें कि सबसे पहले तो आप कहती है कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी के बाद आता है आपका कृष्णा नदी, कृष्णा के बाद गोदावरी नदी, और महानदी आपका चौथे नंबर पर आता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 जिसमें है 1 2 3 4, तो विकल्प डी इज द राइट आंसर, यानी डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु है? तो आप लोग को पता होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो प्रतीक चिन्ह है उस पर बाघ का है, ठीक है, यानी बाघ है, बाघ को बोलते हैं चीता, ठीक है, यानी चीता इज द राइट आंसर जो होता है उसका चीता है। और एक और है ताड़ का पेड़, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, और उस पर कौन से चिन्ह है? चीता और ताड़ का पेड़ है, ठीक है। राजतंत्र के बारे में निम्न से कौन सा ग्रंथ योजना में उपलब्ध नहीं है? धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र, ठीक है। राजतंत्र के बारे में जो आपका है वो है आपका कौन सा ग्रंथ का है? वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का कोई भी उल्लेख आपका राजतंत्र में नहीं मिलता है, तो अर्थशास्त्र इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म और निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो हम बता दें प्राक्कलन समिति के आधार पर ये 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन इधर राइट आंसर, यानी धर्म और निरपेक्ष जो था वो 42वां संविधान संशोधन के आधार पर जोड़ा गया था, ठीक है। और भारत में पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? वो आप लोग को पता होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती, ये तो नहीं होंगे, स्वामी विवेकानंद ये भी नहीं, राजा राम मोहन राय, जिनको बोलते हैं भारतीय पुनर्जागरण के जनक, जो 1772 से 1883 तक इनका राज्य चला था, ठीक है, यानी राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा का भी अंत किया था, और भारत में पुनर्जागरण के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो यक्षगान जो है था आपका एक कर्नाटका से होगा, ठीक है। यक्षगान जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कर्नाटका से, और कर्नाटका जो विकल्प रहेगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी यक्षगान जो होता है वो कहाँ गया था भैया? कर्नाटका में, ठीक है। और देखो यहाँ पर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो हर एग्जाम में देखने को मिलता है, इसको स्टार कर लीजिएगा और फटाफट से इसको आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। और अगर दोस्तों एक और चीज़, अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, और चैनल पहली बार है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लगे कि हाँ कि हमने कुछ सीखा इस वीडियो में, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना एक बार से, ठीक है। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था? बाला साहब ठाकरे, MG रानडे और BG तिलक और शिवाजी, ठीक है। तो हम बता दें शिवाजी तो करेंगे नहीं, जो इसकी शुरुआत की थी गणेश जी की वो की थी BG तिलक, यानी आपके कौन थे? BG तिलक जी थे, यानी लोकमान्य तिलक जी, वो गणेश जी और शिवाजी की चतुर्थी की शुरुआत की थी, ठीक है। ओलंपिक ध्वज में अंकित छल्लों की संख्या, ओलंपिक ध्वज में जो अंकित छल्ले अंकित होते हैं उसमें जो उनकी संख्या होती है वो होती है 4, 6, 5 और 3, तो वो होती है 6, ठीक है। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 6। अब देखो हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर विलियम हार्वे, AG हॉपकिंस, लुई पास्चर और क्रिश्चियन बर्गर, ठीक है। तो हम बता दें जो इसका केप टाउन में जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, और उन्होंने किया था कि ये आपकी ये है दक्षिण अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन बर्नार्ड, जिन्होंने केप टाउन में पहला आपका हृदय प्रतिस्थापन किया था। इन्होंने किया था 3 दिसंबर 1967 में इसका जो था प्रथम प्रतिस्थापन किया था, ठीक है। अब देखो अब चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं? क्योंकि चमगादड़ पराशब्द तरंगे उत्पन्न करते हैं, चमगादड़ अश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, चमगादड़ श्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, चमगादड़ को अंधेरे में दिखाई देता है, ठीक है। तो हम बता दें चमगादड़ उड़ते हैं इसलिए क्योंकि चमगादड़ जो उड़ते हैं वो पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसलिए वो अंधेरे में उड़ते हैं, ठीक है। और किसी तापमान का सेल्सियस या फारेनहाइट और तापमापियों के पाठ्यांक 1 होंगे कब? ठीक है, -40
पे या 212 सेल्सियस पे या 40 पे या 100 पे। हम बता दें तीनों तापमान जब सेम होते हैं उस टाइम होता है आपका -40 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर -40 डिग्री। ठीक है, भारतीय तिरंगे झंडे पर अंकित चक्र की तीलियां का रंग कौन सा होता है? तो काला, हरा, नीला, सफ़ेद। हम बता दें कि जो नीले रंग की होती हैं वो होती हैं भारतीय तिरंगे की चक्र की तीलियां, और टोटल होती हैं आपकी 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, और वो किस रंग की होती हैं? नीले रंग की। तो नीला रंग हो जाएगा आपका राइट आंसर। और डिजिटल कंप्यूटर पर किस पद्धति पर आधारित है? केवल तर्क पर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर, और गणना और तर्क पर, और ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, क्योंकि आप लोग को पता है डिजिटल कंप्यूटर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स चलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री निम्नलिखित में किस स्थान पे है? गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा। ठीक है, तो लोकोमोटिव फैक्ट्री जहाँ डीजल उत्पादन होता है वो है आपका वाराणसी। ठीक है, वाराणसी फेमस एरिया है यूपी का, तो वहाँ पर जो होता है लोकोमोटिव फैक्ट्री डीजल की है। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो घनत्व थी वो थी आपकी 589, 699, 780। तो हम बता दें 829 जो थी उसकी जनसंख्या घनत्व थी। ठीक है, भारतीय दलहन शोध संस्थान अवस्थित है इलाहाबाद, फैजाबाद, कानपुर और इंदौर। ठीक है, तो जो दलहन की स्थापना हुई थी वो 1853, ठीक है, ये हुई थी 1953, सॉरी 1953 में हुई थी, और हुई थी कब? कानपुर में। ठीक है, यानी 1953 में भारतीय दलहन शोध संस्थान अवस्थित है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन धर्मों का दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ कौन से हैं? तो हम बता दें कि दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ है वो है देवी पाटन। ठीक है, देवी पाटन जो है वो उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए दोनों एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ है। और आप लोग के लिए एक आंसर है कि आप लोग बताओ फटाफट से सारनाथ मतलब किस तीर्थ के लिए है, बौद्ध धर्म या जैन धर्म के लिए? ठीक है, ये आप लोग को फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आप मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में और भी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।